हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन HPU MCOM एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है, जहां हम लोग पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू 2018। हमने 2019 एंड 2020 के क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हमारे चैनल पे। अगर अभी तक वो क्लासेस आपने नहीं कवर की है तो हमारा सजेशन होगा कि ज़रूर से कवर कर लेना। रीज़न बीइंग, अगर HPU की बात करें तो इसका एग्जाम 7 जून को कंडक्ट होने वाला है एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। आज के क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी एंड नेक्स्ट क्लास में हम 2017 का क्वेश्चन पेपर भी अपलोड करने वाले हैं। तो ये 4 साल के क्वेश्चन पेपर आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देंगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। बाकी बहुत सारी प्रैक्टिस सेट्स जो हमने अपलोड किया आप देखोगे ना, उसमें इसी लेवल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बेसिकली जो NTA बेस्ड नहीं है, अदर देन NTA बेस्ड की हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस सेट्स हैं। हमने कई सारे टेस्ट सीरीज भी अपलोड किए और सारे क्वेश्चंस इसी लेवल के हमने बनाए हैं। अच्छा, हमने HPU के नाम पे एक प्लेलिस्ट बनाई है और उस प्लेलिस्ट में जितनी भी क्लासेस है ना, सब रेलेवेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप उतनी प्लेलिस्ट कवर कर ले रहे हो अप टू 7 जून तो नो डाउट आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन करते हैं 2018 के क्वेश्चन पेपर पे डिस्कशन करके। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, इन मार्केटिंग डैश इज द फोकल पॉइंट। मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? कस्टमर। बेसिकली पूरी की पूरी मार्केटिंग किन के लिए की जाती है? कस्टमर के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा सी, कस्टमर। नेक्स्ट, हु साइंस 1 रुपी नोट इन इंडिया। इंडिया में अगर 1 रुपी की बात करें तो ये फाइनेंस सेक्रेटरी ही साइन करता है। करेक्ट आंसर होगा सी, फाइनेंस सेक्रेटरी। नेक्स्ट, गिफन गुड्स आर दोज गुड्स। अब देखो, गिफन गुड्स वो गुड्स होता है ना जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट होता है। अब लो क्वालिटी प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे इफ इन केस मान लो आज हमारे पास, मान लेते हैं हमारी इनकम 10,000 है, तो हम क्या करेंगे? राइस तो कंज्यूम करेंगे, बट जो खुला राइस मिलता है वो कंज्यूम करेंगे। बट कल को मेरी इनकम मान लो 50,000 हो जाती है, तो उस केस में हम इस राइस की जगह बासमती पे स्विच कर जाएंगे। यही होता है ना। तो आप लो क्वालिटी प्रोडक्ट से किस पे स्विच करते हो? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट पे। और ये बेसिकली किससे रिलेटेड होता है? आपकी इनकम से। दूसरा एक और तरीका भी होता है कि अगर मान लो जो राइस आज हम खरीद रहे हैं 30 रुपीज़ kg का, कल वही राइस बासमती रेट पे मिलने लगे, मतलब लेट से बासमती की प्राइस मार्केट में 60 रुपीज़ पर kg है और ये खुला राइस भी 60 रुपीज़ पर kg मिलने लगे ना, तो आपका माइंड सेट क्या हो जाएगा कि इस राइस की क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है। ऐसा होता है किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी लो क्वालिटी प्रोडक्ट की जब प्राइस इंक्रीज होती है ना, तो हम ये मानते हैं कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी हुई होगी। क्लियर? इसको भी हम कहते हैं गिफन गुड्स। मतलब बेसिकली गिफन गुड्स होता है लो क्वालिटी प्रोडक्ट, और जब उनकी प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि गिफन गुड्स एक्सेप्शन होता है लॉ ऑफ डिमांड का। जैसे लॉ ऑफ डिमांड चलता है ना, वैसे गिफन गुड्स नहीं चलता। क्लियर? तो ऑप्शन देखते हैं, विच डिमांड इंक्रीजेज एज प्राइस इंक्रीजेज, विच गिव राइज टू अ कैप वेब, विच हैव अ हाई क्रॉस इलास्टिसिटी, विच हैव अ हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। करेक्ट आंसर होगा ए, कि प्राइस के बढ़ने के साथ साथ लोग उसकी डिमांड भी बढ़ाएंगे। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस द अमाउंट ऑफ अ बैंक नोट इज रिटन ऑन इट? 15 लैंग्वेजेस। ये सब क्वेश्चन लर्न करने वाले हैं। नेक्स्ट, डैश इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ स्पेशलिस्ट और अ लाइन ऑफिसर, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ ऑल मैनेजर्स। पर्सनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये प्लानिंग ओवरऑल के लिए होती है। क्लियर? सारे ही मैनेजर्स ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। आपके अंडर जितने भी लोग हैं आप उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करोगे। तो करेक्ट आंसर होगा डी। अब इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, ऑपरेटिंग लेवल है, ऑपरेशनल लेवल है। हर लेवल में जो भी जिसके अंडर वर्क कर रहा होगा उसके लिए वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं कि अगर उनकी प्लेस वैकेंट हुई तो उसकी जगह किसको रखना है, किस तरीके से अपॉइंटमेंट करना है। ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए ना तो सारे ही मैनेजर्स के दिमाग में होती है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। द ब्रांड चॉइस इज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय रेफरेंस ग्रुप इन विच स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं था, वही चीज़ हम यहाँ कंप्लीट कर दिए हैं। और अगर ब्रांड चॉइस की बात करें तो ये मैच्योरिटी स्टेज पे अप्लाई होता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, व्हाट इज अ बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन? ये सिंपल है कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। क्योंकि लाइबिलिटीज इधर ले आएंगे, दैट इज राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस लाइबिलिटी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स।
अब मार्केटिंग मिक्स में 4 चीज़ें आती हैं, पहला प्रोडक्ट, देन प्राइस, देन प्लेस, देन प्रमोशन। और देखो यहाँ तीनों ही ऑप्शन दिया है एक्सेप्ट प्रमोशन, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन इज द फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय हेनरी फोर्ड, हेने, कीलिंग, लैंसबेरी, फिश। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या है? किसी भी मैनेजमेंट की फाउंडेशन, और ये स्टेटमेंट था हेनरी फोर्ड का। नेक्स्ट, what is used to find out exactly the list of jobs in the organization, the number of employees currently working on these jobs and those are being trained at present? मैनिंग टेबल्स, मैन पावर ऑडिट। जैसे ही आप मैन पावर ऑडिट करोगे आपको पता चल जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोगों की ट्रेनिंग चल रही है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट, डिमांड कर्व इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट, अ न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, अ मिनिमम कॉन्सेप्ट, अ क्वांटिटी कॉन्सेप्ट। बेसिकली डिमांड कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? क्वांटिटी को ही तो रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी विद प्राइस। नेक्स्ट, द डेफिनेशन ऑफ कंपनी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013? इसको डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अ सुपीरियर कैन इफेक्टिवली हैंडल इज कॉल्ड कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन, स्पैन ऑफ कंट्रोल। बेसिकली स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब ही यही है कि कितने सबऑर्डिनेट्स को एक सुपीरियर हैंडल कर सकता है और वो भी इफेक्टिवली हैंडल करेगा। नेक्स्ट, विच वन इज नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट मतलब सिंपली ये कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेज हैं उनको आप क्या करोगे? डेबिट। जो भी आपके प्रॉफिट इनकम्स गेन्स हैं उनको क्या करोगे? क्रेडिट। अब बेसिकली अगर इसकी बात करें टाइप्स ऑफ अकाउंट की, तो इस पर हमने डिटेल सेशन ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और वो आपके ऑलरेडी प्लेलिस्ट में भी हमने ऐड किया है। तो अगर नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो मशीनरी एसेट है, ये रियल अकाउंट होगा। राम अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट नहीं हो सकता। रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, अब ये क्या है? एक्सपेंस है, और नॉमिनल अकाउंट कहता है कि हर एक्सपेंस को आपको डेबिट करना है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, what helps the organization to determine the number of workers who serve in a firm continuously through the year? Analysis of internal movement, stability index, rate of absenteeism, labor turnover rate. अब ऑर्गेनाइजेशन को ये देखना है कि कितने ऐसे वर्कर्स हैं जो कि लगातार हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। जनरली क्या होता है कि लोगों का मूवमेंट चलता रहता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे एम्प्लॉयज़ छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं, बेसिकली टर्नओवर चलता रहता है। बट बहुत सारे ऐसे भी वर्कर्स होते हैं ना जो लगातार आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, उनके लिए आपको स्टेबिलिटी इंडेक्स यूज़ करना होता है, और विद द हेल्प ऑफ स्टेबिलिटी इंडेक्स आपको ये पता चल जाता है कि कौन आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल है और कौन नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इन नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ अब्राहम एच मैस्लो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड ये सबसे हाईएस्ट लेवल नीड है, और इस हायरार्की थ्योरी पे भी हमने डिटेल सेशन ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगेन वो आपकी प्लेलिस्ट में एडेड है, इसलिए हमने कहा कि आप एक बार प्लेलिस्ट पूरा कवर कर लेना। नेक्स्ट, विच स्टेज ऑफ करियर प्लानिंग ऑफ अ पर्सन स्टार्ट्स विथ सर्चिंग फॉर अ जॉब? ग्रोथ, मेंटेनेंस, एस्टैब्लिशमेंट, एक्सप्लोरेशन। करेक्ट आंसर होगा सी, एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा, आप लोग एक करियर प्लानिंग पे डिटेल स्टडी कर लेना, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड ना कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेपर में। नेक्स्ट, लोअर डेट इक्विटी रेशियो सिग्निफाइज। अब देखो डेट इक्विटी रेशियो की बात करें तो बेसिकली आइडियल रेशियो है 2:1। ये रेशियो जितना कम रहेगा क्रेडिटर्स को उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा, और जितनी हाई रहेगी डेट इक्विटी रेशियो क्रेडिटर्स के लिए उतनी ही कम प्रोटेक्शन अवेलेबल होगी। क्लियर? और क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हमसे लोअर डेट इक्विटी रेशियो पूछ रहा है तो करेक्ट आंसर होगा बी, हाई प्रोटेक्शन टू क्रेडिटर्स। नेक्स्ट, टुडे एडवर्टाइजिंग कैप्चर्स अबाउट डैश परसेंटेज ऑफ, ये क्वेश्चन कंप्लीटेड नहीं है, यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं, टोटल प्रमोशन स्पेंडिंग। कह रहा है कि जो प्रमोशन करने का फॉर्म है उसमें एडवर्टाइजिंग बेसिकली कितना परसेंट कैप्चर करता है? 23%, तो करेक्ट आंसर होगा बी।
नेक्स्ट, इन द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स द क्रॉस डिमांड कर्व स्लोप। अब देखो कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट पे भी, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट पे भी हमने डिटेल डिस्कशन किया। बेसिकली हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही पूरा कंसिडर किया है, तो वो क्लासेस भी आप ज़रूर से कवर कर लेना, क्योंकि अगर आप एग्जाम में देखोगे ना तो उससे क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है। अब जैसे सब्स्टिट्यूट की बात करें, जैसे टी एंड कॉफ़ी, तो वहाँ क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। एंड कॉम्प्लीमेंट की बात करें, जैसे पेन एंड इंक, तो यहाँ हमेशा इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। अब क्योंकि इनडायरेक्ट रिलेशन होता है तो हमेशा ग्राफ कैसे बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर? तो ऑप्शन देख लेते हैं, डाउनवर्ड टू द राइट, अपवर्ड टू द राइट, बैकवर्ड टू द टॉप, टूवर्ड टू द बॉटम। नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा, डाउनवर्ड टू द राइट। देखो इसी तरीके से हमारा ग्राफ बना भी है। नेक्स्ट, आरबीआई प्रोवाइड्स वेज एंड मीन्स एडवांसेस टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा बी, स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, डैश एम्स एट फिलिंग द गैप्स बिटवीन वर्क फोर्स एंड वर्क लोड। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मैन पावर प्लानिंग। नेक्स्ट, विच कंपनी शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल, नो डाउट पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पावर ऑफ आरबीआई। देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया, टू अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीटिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल रीजनेबल डिमांड्स, ये तो करेक्ट है। टू होल्ड कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक, ये भी करेक्ट है। टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल बैंकिंग ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी करेक्ट है। बट लास्ट देखो लिखा है, टू अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा टू मैक्रो इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये बेसिकली आरबीआई का काम नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस per share divided by earning price per share, that is correct answer होगा A, EPS. Next, minimum number of members in case of a public company is no doubt 7, और यही प्राइवेट पूछा होता तो आंसर 2 होता। अब पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब बेसिकली इस टॉपिक पे ना फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी हमने डिटेल सेशन अपलोड किया हुआ है, वो क्लासेस भी आप ज़रूर से कवर कर लेना। नेक्स्ट, डैश इन्वॉल्व्स अ चेंज फ्रॉम वन जॉब टू अनदर दैट इज बेटर इन टर्म्स ऑफ स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन देखो, डिवीजन ऑफ वर्क, प्रमोशन, जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनलार्जमेंट। करेक्ट आंसर होगा बी, प्रमोशन। अब प्रमोशन में बेसिकली देखो होता क्या है कि आप एक जॉब से दूसरी जॉब पे किसी और ऑर्गेनाइजेशन में स्विच नहीं करते, आप सेम ऑर्गेनाइजेशन में ही रहते हो, बट पहले आपके पास जो जॉब थी उससे आप प्रमोट होकर के दूसरी जॉब पे आ जाते हो। क्लियर? उस केस में क्या होता है ना कि आपका स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैलरी सब कुछ इंक्रीज होती है। क्लियर? तो ये बेसिकली किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है, प्रमोशन के थ्रू, तो करेक्ट आंसर होगा बी, प्रमोशन। नेक्स्ट, यहाँ देखो, डैश हाइजीन थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड, नो डाउट मोटिवेशन थ्योरी की बात कर रहा है। एंड मोटिवेशन थ्योरी किसका था, फ्रेडरिक हर्सबर्ग का, जो कि ऑप्शन बी में दिया। ये नो डाउट क्वेश्चन पूरा नहीं दिया है, बट जनरली यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा है कि मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी किसके थ्रू बनाई गई थी, फ्रेडरिक हर्सबर्ग। नेक्स्ट, मार्केटिंग मैनेजमेंट इंक्लूड से, मार्केटिंग मैनेजमेंट है प्लानिंग, एनालाइजिंग, रेजिंग फंड्स, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। नो डाउट अगर हम मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें सबसे पहली चीज होती है प्लानिंग, तो करेक्ट आंसर भी होगा ए, प्लानिंग। नेक्स्ट, what will be the impact on the cash reserves of commercial banks if RBI conducts a sale of securities। अब अगर मान लो वो सेल करे सिक्योरिटीज़, तो वो किसको सेल करेगी, पब्लिक को, और जब पब्लिक परचेज करेगी तो उनको पेमेंट करना पड़ेगा पैसे का। तो बेसिकली आरबीआई यहाँ क्या करिए, मनी को होल्ड करिए, वो सारा पैसा अपने पास मंगवा रही है, तो कहीं ना कहीं वो क्रेडिट कंट्रोल कर रही है। क्लियर? तो इससे हमारा कैश रिजर्व क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट, कैरेट एंड स्टिक प्रिंसिपल इज गिवन इन थ्योरी। कैरेट एंड स्टिक मोटिवेशन की बात करें तो ये एक मोटिवेशनल अप्रोच है, जहाँ कैरेट बेसिकली किसको डिफाइन करता है कि अगर आपका बिहेवियर अच्छा रहा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और स्टिक बेसिकली होता है कि आपके पुअर बिहेवियर के लिए आपके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपके फेवर में नहीं होगा। क्लियर? और ये थ्योरी बेसिकली किसकी दी गई है, और ये थ्योरी दी गई है जेरमी बेंथम के थ्रू, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द ट्रांसफर्स मेड एज अ सेफ्टी मेजर टू अवॉइड द मिसयूज ऑफ ऑफिस फंड्स और मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स बाय द एम्प्लॉयज नोन एज प्रिकॉशनरी ट्रांसफर। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट
can be called as irrelevant cost, relevant cost, standard cost, sunk cost. No doubt relevant cost, क्योंकि opportunity cost की बात करें तो कहीं ना कहीं इसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. नेक्स्ट, मार्केट डिमांड इज द, मार्केट डिमांड बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे मान लो ए है बी है, ये दोनों कंज्यूमर्स हैं, दोनों की मिला करके जो डिमांड होती है उसको हम कहते हैं मार्केट डिमांड, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड्स. नेक्स्ट, the economic transactions of an economy with the rest of the world is known as a balance of payment. That is correct answer होगा D. Next, RBI takes certain steps to curb the menace of inflation. In this context, which among the following will not help RBI in controlling the inflation in the country? An increase in the bank rate, an increase in the reserve ratio, a purchase of securities in the open market, increasing the repo rate. Correct answer होगा D, increasing the repo rate. Next, shifting of employees either horizontally or vertically for fulfillment of employees' individual goal is known as internal mobility, transfer, accession, separation. मेरे अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर होगा सी, एक्सेशन. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41 इररेलेवेंट है क्योंकि 1990 का डेटा अब नहीं पूछेगा. नेक्स्ट, कैपम डील्स विथ, अब कैपम की बात करें तो ये कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल की बात कर रहा है, जिस पे हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है. जहाँ हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लासेस अपलोड की थी वहाँ हमने डिटेल डिस्कशन किया है. बेसिकली ये रिलेशनशिप बताता है सिस्टमैटिक रिस्क का एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के बीच का. क्लियर? तो ऑप्शन देखते हैं, अनसिस्टमैटिक रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क. नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा, बी. यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 43 नहीं गिवन है. अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44 पे, और यहाँ बोला है डैश प्रोसेस ऑफ असाइनिंग राइट जॉब टू द राइट कैंडिडेट सो एज टू मैच द टर्म्स ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट इज नोन एज. बेसिकली इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस. तो करेक्ट आंसर होगा ए, सिलेक्शन. अंडर सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज रिफर टू, पैरा बैंकिंग में लीजिंग भी आता है, हायर परचेज भी आता है, फैक्टरिंग भी आता है. तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, देखो ऊपर बताया भी था कि कम से कम 2 होने चाहिए. नेक्स्ट, when data is gathered and studied with a specific single purpose in mind then it is known as, यही ऊपर बताया था कि इसका करेक्ट आंसर होगा जॉब एनालिसिस. क्योंकि जब आप पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और सिर्फ इस पर्पस से कलेक्ट करते हो कि आपके माइंड में एक पर्टिकुलर पर्पस फिक्स है कि इसी पर्पस के लिए मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो क्या है, जॉब एनालिसिस प्रोसेस. तो करेक्ट आंसर होगा ए, जॉब एनालिसिस. नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? नो डाउट इसका करेक्ट आंसर होगा ए, F.W. टेलर. Name the process of imparting technical and operating skills to the employees by which they learn knowledge, skills and attitudes to further organizational and personal goal. Potential appraisal, executive development, career development, training. क्योंकि पोटेंशियल अप्रेजल में बेसिकली यही किया जाता है कि क्योंकि जिन स्किल से एम्प्लॉय अनअवेयर होता है उनको अवेयर कराया जाता है. क्लियर? और देखो ये जो पेपर जिस स्टूडेंट ने हमें भेजा है ना, जो ऑप्शन में उन्होंने टिक किया है वो इनकरेक्ट है, तो प्लीज़ उन ऑप्शंस को, तो उन आंसर्स को आपको इग्नोर करना है. जो आंसर हम बता रहे हैं उसी के बेसिस पे आप दोबारा इसकी प्रैक्टिस करना. इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ट्रेनिंग. नेक्स्ट, द फर्स्ट SEZ पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड इन 2000. नेक्स्ट, मार्केटिंग थिंकिंग स्टार्ट्स विद द फैक्ट ऑफ ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स. नो डाउट अगर मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग क्यों शुरू होती है, लोगों की ज़रूरत और लोगों के वांट्स के लिए. नेक्स्ट, द टोटल इम्पोर्ट वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर 1950-51 वॉज ऑफ द ऑर्डर. अब देखो ये बता देते हैं कि अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट की वैल्यू थी 606 करोड़ और इम्पोर्ट की बात करें तो ये थी 608 करोड़, जो कि ऑप्शन सी में दिया है. नेक्स्ट, नेम अ सैम्पलिंग प्रोसीजर इन विच इनिशियल रिस्पॉन्डेंट्स आर सेलेक्टेड बाय प्रोबेबिलिटी मेथड्स एंड देन एडिशनल रिस्पॉन्डेंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय इनिशियल रिस्पॉन्डेंट्स. सेमी रैंडम, इनिशियल, कोटा. करेक्ट आंसर होगा डी, स्नोबॉल. ये जितने भी प्रोबेबिलिटी मेथड है ना एक बार अच्छे से स्टडी कर लेना. अब देखो क्वेश्चन नंबर 54 के बाद 55, 56, 57 ये तीनों क्वेश्चन मिसिंग है. हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 58 पे. इफ़ 2 सब्स्टिट्यूट्स आर जॉइंटली डिमांडेड, अगर एक साथ डिमांड हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा, और अगर अलग अलग डिमांड होता तो सब्स्टिट्यूट्स होता. अब देखो क्वेश्चन नंबर 58 में आंसर टिक है ए, तो क्या करेक्ट आंसर ए है? नहीं, करेक्ट आंसर क्या होगा? सी. नेक्स्ट, द कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट हैज़ बीन इशूड बाय BCSBI. Next, Dash ensures that the organization is prepared with a plan to support service continuity
when the key people leave, सक्सेशन प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग, करियर प्लानिंग। नो डाउट इसका करेक्ट आंसर होगा ए, सक्सेशन प्लानिंग, क्योंकि इसमें यही प्लानिंग की जाती है कि अगर जो लीडर्स हैं, अगर जो की मैन हैं, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दें तो उनकी जगह कैसे फिल की जाएगी, उनकी वैकेंसी कैसे फिल होगी। नेक्स्ट, इफ जीपी इज 40,000 एंड जीपी मार्जिन इज 20% ऑफ सेल्स, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सिंपल है, हमसे कह रहा है कि जीपी कितना दिया है, 20% दिया है सेल्स का, और हमारे पास ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट की भी वैल्यू दी है 40,000। हमारे पास ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू दी है 40,000, तो 40,000 किसको रिप्रेजेंट करा है, 20% को। तो अगर 40,000 20% है तो 100% कितना होगा, 2 लाख। सीधे आप क्या करना, 40,000 को डिवाइड कर देना 20% से। अब हमारा सेल्स आ गया 2 लाख का। अगर सेल्स 2 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 40,000 है, तो नो डाउट दोनों को माइनस करने पे हमारे पास आएगा COGS, क्योंकि COGS प्लस प्रॉफिट होता है सेल्स। क्लियर, ये दिया है 2 लाख, ये दिया है 40,000, तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, COGS। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए, 1,60,000। अब इन पे भी ना हमने डिटेल सेशंस अपलोड किया हुआ है, सब हमने प्लेलिस्ट में ऐड किया है, इसीलिए हमने कहा अगर आप प्लेलिस्ट कवर कर लोगे ना तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में ईजिली कवर कर पाओगे। नेक्स्ट, a researcher divides a population of product users into 3 groups based on degree of use. If the researcher then draws a random sample from each user group independently, he has created a dash sample, stratified sample. नेक्स्ट, सैम्पलिंग पे भी आप पूरा टाइप्स ऑफ सैम्पल्स पूरा एक बार रीड कर लेना, कौन कौन से सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं। इन स्टैटिस्टिक्स विच क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स डेटा अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड, क्रोनोलॉजिकल। नेक्स्ट, stratified samples may be distinguished from quota samples because with a stratified sample, sample elements are selected randomly. ये सब सैम्पलिंग पे क्वेश्चन है। The data collected through dash provides a basis for job description and job specification. Correct answer होगा job analysis. Next, if a researcher wishing to draw a sample from sequentially numbered invoices uses a random starting point, then draws every 50th invoice, he has thus drawn a systematic sampling. बेसिकली सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि सबसे पहले जो आपने ड्रॉ किया वो रैंडम किया और फिर फिक्स्ड पीरियोडिक इंटरवल पे कर रहे हो। क्लियर, तो करेक्ट आंसर होगा डी, सिस्टमैटिक। नेक्स्ट, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू, अगर प्राइस फॉल होगी तो नो डाउट आपकी जो रियल इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर, करेक्ट आंसर होगा सी, अ राइज इन द कंज्यूमर्स रियल इनकम। ये सब पॉइंट हमने डिस्कस किया हुआ है, जब हमने बेसिकली डिस्कस किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वहाँ ये सारे पॉइंट्स हमने बताए हैं। Which committee had recommended the amalgamation of RRBs promoted by sponsor banks? अब देखो बेसिकली यहाँ पे कमेटी पूछा है और कमेटी है पुरवार कमेटी, ठीक है, बट ऑप्शन में कहीं पे भी ये कमेटी का नाम नहीं दिया है, पर करेक्ट आंसर होगा पुरवार कमेटी। नेक्स्ट, सपोज अ रिसर्चर इज कंसर्न विद अ नॉमिनल स्किल दैट आइडेंटिफाइज users versus non-users of bank credit cards. The measure of central tendency appropriate to this scale is the average, क्योंकि कुछ यहाँ पे होंगे यूजर्स, कुछ होंगे नॉन यूजर्स, तो बेसिकली आप क्या करोगे, सबका एवरेज निकाल करके एक ओवरऑल एनालिसिस बता पाओगे। नेक्स्ट, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन बाय व्हाट अदर नेम, टी ग्रुप ट्रेनिंग। नेक्स्ट, which is the oldest form of organization, line organization. Next, EOQ is a point defined where there is a economic order quantity, मतलब सिंपली एक ऐसा लेवल जहाँ पे आपकी जो कॉस्ट है वो कम से कम आएगी। क्लियर, ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट, डेटा इज सिंपली द न्यूमेरिकल रिजल्ट्स ऑफ एनी साइंटिफिक मेजरमेंट। नेक्स्ट, which process would be required to ensure that the data is complete and as required? Editing, क्योंकि एडिटिंग एक ऐसा प्रोसेस है ना जिससे आप ये समझ पाओगे कि आपका डेटा कितना कंप्लीट है। नेक्स्ट, नेम द मेथड सिमिलर टू रोल प्लेइंग मॉडल इन विच द ट्रेनी इज प्रोवाइडेड विद अ स्पेशल मॉडल ऑफ बिहेवियर एंड ही इज इन्फॉर्म्ड वेल इन एडवांस एक्सपेक्टेड बिहेवियर। अंडर स्टडी, मॉडलिंग ऑफ बिहेवियर, सिंडिकेट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड। करेक्ट आंसर होगा बी, मॉडलिंग ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट, the controlling force in an organization under marketing concept should be producer, customer, seller, middleman. Next, shareholder wealth in a firm is represented by
द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन द फर्म, द बुक वैल्यू ऑफ द फर्म्स असेट, द अमाउंट ऑफ सैलरी, द मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द फर्म्स कॉमन स्टॉक। जो मार्केट प्राइस पर शेयर है यही तो बताता है ना कि शेयर होल्डर का क्या वेल्थ है आज की डेट पे, तो करेक्ट आंसर होगा डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 77 के बाद 78, 79 और 80 ये तीनों क्वेश्चंस नहीं लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एक्टिविटी इन द वैल्यू चेन प्रोसेस, प्रोक्योरमेंट, ऑपरेशन, मार्केटिंग, सेल्स, सर्विसेज। ये तीन तो है बट प्रोक्योरमेंट नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ए, प्रोक्योरमेंट। नेक्स्ट, the rate of tax that is liable on STCG, that is short term capital gain arising from transfer of equity shares of a company or units of an equity oriented fund is 15%. Next, from which of the following population a sample is taken that is considered suitable for study and analysis? Next, a person defined in Indian Income Tax 1961 as इंडिविजुअल्स भी हैं, एचयूएफ भी हैं, फर्म्स है, कंपनी है, यूपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एवरी जुडिशियल पर्सन। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द थर्ड पार्टी कंसिलिएटिंग वॉलंटरली टू सॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन टू पार्टीज इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज नेगोशिएटर, मीडिएटर, इन्वेस्टिगेटर और आर्बिट्रेटर। करेक्ट आंसर होगा डी, आर्बिट्रेटर, क्योंकि बेसिकली इनका काम यही होता है कि दो लोगों की जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करवाना। नेक्स्ट, द लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, बेसिकली लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो फर्म का कॉमन स्टॉक है उसकी वैल्यू को हम इंक्रीज कर सके, तो करेक्ट आंसर होगा बी। 87, 88, 89 ये तीनों क्वेश्चंस मिसिंग है। व्हाट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द इंडिविजुअल इज इंटरनली मोटिवेटेड। अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड हो तो क्या पॉसिबल है? ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, पोटेंशियल अप्रेजल, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर होगा डी, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, जहां आपकी नॉलेज का लेवल इंक्रीज होगा, आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी। तो ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब आप इंटरनली मोटिवेटेड होगे, जब आप खुद में कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहते होगे। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन से हमेशा बर्डन रिड्यूस होता है चीफ एग्जीक्यूटिव्स का। नेक्स्ट, द रिटर्न विच द कंपनी पेज ऑन बोरोड फंड्स, बोरोड फंड्स मतलब जैसे डेट हो गया, बैंक लोन हो गया, तो उस पर आप क्या पे करते हो? इंटरेस्ट, तो करेक्ट आंसर होगा बी, इंटरेस्ट। नेक्स्ट, एन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इज वन दैट स्लोप्स, अगर इस डिमांड कर्व की बात करें तो ये डाउनवर्ड टू द राइट होता है, अगर एक्सेप्शनल है तो अपवर्ड टू द राइट होगा। करेक्ट आंसर होगा सी, अपवर्ड टू द राइट। नेक्स्ट, इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, नो डाउट ये किसके केस में टैक्सेबल होगा? नॉन रेसिडेंट के केस में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 95 ये भी इनकम्प्लीट है, तो इसका आंसर हम नहीं बता पाएंगे, बेसिकली क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट, प्लानिंग क्या है? प्राइमरी फंक्शन। Next, the method of sampling in which the choice of sample items depends exclusively the judgment of the investigator is termed as systematic sampling, judgment sampling, convenience sampling, quota sampling. इसका करेक्ट आंसर होगा जजमेंट सैम्पलिंग, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। अब देखो जितनी भी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग मेथड्स है, उसको ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि उसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कवर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टाइप्स ऑफ अ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस? डाइवर्सिफिकेशन है, रिप्लेसमेंट है, एक्सपेंशन है, ये सबके सब कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। इन मार्केटिंग एसबीयू स्टैंड्स फॉर स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इफ द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू मोटिवेट यंग कॉम्पिटेंट एंड टैलेंटेड एम्प्लॉयज एंड रिड्यूस देयर टर्नओवर, विच टेक्निक शुड इट अडॉप्ट? बेसिकली ये टेक्निक है एम्प्लॉय रिटेंशन की, कि अगर आप अपने एम्प्लॉय को रिटेन करके रखना चाहते हो, और रिटेंशन के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है रिवॉर्ड, जो कि आप इंसेंटिव सिस्टम के थ्रू दे सकते हो, तो करेक्ट आंसर होगा बी, इंसेंटिव सिस्टम। क्लियर? अब यहाँ देखो ओवरऑल ये 100 MCQs कवर हमने कर लिए हैं रिलेटेड टू 2018 क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट क्लास में हम 2017 का क्वेश्चन पेपर अपलोड करेंगे। आफ्टर दैट जो भी हमने प्लेलिस्ट में ऐड किया है वो आप अच्छे से कर लो, जो प्रैक्टिस सेट्स है वो अच्छे से कवर कर लो, सो दैट बहुत सारे क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आज के सेशन में कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपको आज का क्लास यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सो दैट आपको एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारे अपडेट्स टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।